दोस्तों, कई बार हम कुछ रिटेल ट्रेडर्स की सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं जो सच में काफी इंस्पायरिंग होती हैं, लेकिन इनके पीछे छुप जाती है ऐसी ना जाने कितनी ही फेलियर स्टोरीज जो बहुत ज्यादा ट्रेजिक भी होती हैं। जब मार्केट ऊपर जाने लगे तो बढ़ती अपॉर्चुनिटी को ग्रैब न कर पाने के फोमो में बाय करना, और जब मार्केट गिरने लगे तो लॉस होने के डर से पैनिक सेलिंग करना। रिटेल ट्रेडर्स के ज्यादातर डिसीजंस इमोशंस में लिए होते हैं और यही उन्हें बार बार गिराते हैं। लगभग हर रिटेल ट्रेडर्स की एक जैसी ही कहानी है और असल में यही है द रियल इंडियाज स्टोरी। 9,99,900 बोलते हैं मैंने कमाया, मुझे मालूम है 9,90,000 झूठ बोल, तो 10 लाख में से कमाते 900। दोस्तों, 90s में एक आम रिटेल ट्रेडर्स के लिए स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना उतना ही टफ था जितना आज के समय प्रॉफिट करना है। उस वक्त पूरे इंडिया की ट्रेडिंग बीएसई के इस एक बिल्डिंग के अंदर ही होती थी जहां सारे ब्रोकर्स आपस में ट्रेड एग्जीक्यूट करते थे और फोन कॉल के थ्रू ही ट्रेडर्स अपने ऑर्डर्स ब्रोकर्स को नोट करवाते थे। ब्रोकर्स नेक्स्ट दिन फिर सेम ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते थे। अब ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए ब्रोकर्स अपने बाय और सेल ऑर्डर वोकली चिल्ला चिल्लाकर अनाउंस करते थे और हैंड सिग्नल्स के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते थे। फिर आपस में नेगोशिएशंस करने के बाद ही डील फाइनल होती थी। सारे काम मैनुअली पेपर पे होते थे, इसीलिए ट्रेड को सेटल होने में और ट्रेडेड शेयर की ओनरशिप चेंज होने में 2 to 4 वीक तक का टाइम लग जाता था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ट्रेड के साथ साथ शेयर मार्केट के छोटे बड़े सारे इन्फॉर्मेशन के लिए ट्रेडर्स को ब्रोकर्स पे ही डिपेंडेंट होना पड़ता था। इसीलिए बड़े ब्रोकर्स के लिए मार्केट को मैनिपुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं होती थी और सीरियसली ट्रेडिंग करने के लिए तो ज्यादातर ट्रेडर्स को मुंबई शिफ्ट होना पड़ता था। लेकिन एक तब का समय था और एक आज का समय है। आज हम रिमोटेस्ट एरिया में भी बस एक क्लिक पर ही लाखों करोड़ों के ट्रेड ले सकते हैं। पिछले कुछ सालों में 50 करोड़ से भी ज्यादा बैंक अकाउंट खुलने के कारण यूपीआई हर किसी तक काफी जल्दी पहुंच गया। साथ ही इसी फेज में सस्ते इंटरनेट की वजह से सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स भी काफी पॉपुलर होने लगे और कोविड-19 के क्रैश के बाद जिस तरह का रिटर्न मार्केट ने दिया, एक ही टाइम में इतने सारे फाउंडेशनल चेंज होने के कारण ही डीमेट अकाउंट्स की संख्या सिर्फ पिछले 5 सालों में ही 4 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ हो गई। लेकिन इतने सारे डीमेट अकाउंट खुलने के बावजूद सेबी की डेटा के अकॉर्डिंग 93% एफएनओ ट्रेडर्स लॉस में हैं और 70% इक्विटी इंट्राडे ट्रेडर्स भी नेट लॉस में ट्रेडिंग कर रहे हैं। और इससे भी ज्यादा कंसर्निंग तो ये है कि जितने ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं, इन परसेंटेजेस की वैल्यू और बढ़ती जा रही है। तो क्या रिटेल ट्रेडर्स की ट्रेडिंग सिर्फ एक ट्रैप है? देखिए, आज आपके ट्रेडिंग करने की वजह से गवर्नमेंट पैसा बना रही है, एक्सचेंजेस पैसा बना रहे हैं, ब्रोकर्स पैसा बना रहे हैं, एफआईआईज डीआईआईज पैसा बना रहे हैं और इन्फ्लुएंसर्स भी पैसा बना रहे हैं। ऐसे में अगर रिटेल ट्रेडर्स पैसा नहीं बना रहे तो डेफिनेटली वो एक ट्रैप में तो है। और आज हम इस वीडियो में इसी ट्रैप में फंस जाने के मेन रीजंस और इससे निकलने के सॉल्यूशंस पे बात करेंगे, जो डेटाज, एक्सपर्ट व्यूज, आर्टिकल्स और प्रॉपर रिसर्च पे बेस्ड होंगे। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, डेटा एनालिसिस या फिर न्यूज इवेंट्स, आप जिस भी बेसिस पे ट्रेड करते हो, चाहे वो स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो, फिर भी प्रॉफिट की गारंटी नहीं है। वही दूसरी तरफ कई ऐसे भी ट्रेडर्स हैं जो काफी मिनिमल स्ट्रेटजी यूज करके भी प्रॉफिटेबल हैं। अगर इन दोनों तरह के ट्रेडर्स में किसी एक चीज का डिफरेंस है तो वो है उनकी साइकोलॉजी का। आइए इसी चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, क्रिकेट हमारे देश में काफी पॉपुलर है। क्रिकेट की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी से लोगों का कोई बहुत ज्यादा फायदा हुआ हो इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन नुकसान एक बहुत बड़ा क्रिएट हुआ है। वो है फैंटेसी बैटिंग एप्स के चलन का। और फैंटेसी गेम्स की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण है हमारी साइकोलॉजी, जिसको एक्सप्लॉइट करके ये कंपनीज कब एक बार ट्राई करने के नाम पर हमें उनका लॉयल यूजर्स बना लेती हैं, हमें खुद भी पता नहीं चलता। और फिर आप एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हो जहां अगर थोड़ा बहुत पैसा बन भी जाए तो उस प्रॉफिट को वापस से रिपीट करने के एक्साइटमेंट में खेलते रहते हो और हारने लगो तो लॉस हुए पैसे को वापस से रिकवर करने के लिए खेलना कंटिन्यू रखते हो। और जब इसका रियलाइजेशन होता है तब तक काफी टाइम, हेल्थ और वेल्थ बर्बाद हो चुका होता है। इनका नाम तो चलो फैंटेसी गेम्स है ही, लेकिन अगर आप गौर करें तो हमारी लाइफ के सारे बड़े डिसीजंस, फिर चाहे वो करंट ट्रेंड के हिसाब से क्लोथ्स परचेज करने से लेकर करियर चॉइस डिसाइड करने तक हेविली इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे साइकोलॉजी से। और ये बड़ी बड़ी कंपनीज को पता होता है। 150 करोड़ लोगों के इस देश में जहां 65% से ज्यादा पॉपुलेशन 35 से नीचे की हो और अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर हो कि एक जॉब पोस्ट के लिए हजारों एप्लीकेंट्स हो, तो इजी मनी बनाने के हर तरीके में यूथ बड़ी आसानी से फंस सकते हैं। लेकिन जब वो इजी मनी से ज्यादा इंस्टेंट मनी की ओर बढ़ने लगते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है।
फैंटेसी गेम्स भी इसी तरह इंस्टेंट करोड़पति बनाने की बात करते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। और इसी माइंडसेट के साथ जब हम स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे भी पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटी फिर उतनी ही है जितनी फैंटेसी गेम्स में। देखिए, स्टॉक मार्केट में कई तरह के ट्रेडर्स हैं, कोई इंस्टीट्यूशनल तो कोई रिटेलर्स में भी कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी पे ट्रेड करता है तो कोई टिप्स के भरोसे। कई ऐसे ट्रेडर्स हैं जो जॉब करते हुए ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे भी हैं जो पेरेंट्स से मनी लेकर ट्रेड कर रहे हैं। कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जो अपनी सेविंग्स का कुछ परसेंट ही मार्केट में लगाते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी पूरी की पूरी सेविंग्स से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। अलग अलग एज के ट्रेडर्स हैं, अलग अलग एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है और लोकेशंस भी अलग अलग हैं। कोई अर्बन, कोई सेमी अर्बन तो कोई रूरल एरिया से है। अब इन सारे फैक्टर्स को देखें तो हर एक ट्रेडर्स में इतने सारे डिफरेंशिएशन हो जाते हैं कि एक ही टाइम में सिमिलर ट्रेड होते हुए भी कोई तो प्रॉफिट बना लेता है और दूसरा लॉस बुक कर रहा होता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस होने की वजह से हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है और उसी के अकॉर्डिंग इमोशंस भी अलग अलग होते हैं। सेबी के डेटा के अकॉर्डिंग भी 30 से कम एज वालों में 93% एफएनओ ट्रेडर्स लॉस मेकर्स हैं। वहीं 60 प्लस वालों में यही डेटा की वैल्यू घटकर 79% हो जाती है। और इनकम के हिसाब से भी 92.2% लो इनकम ट्रेडर्स लॉस मेकर हैं कंपेयर टू 75% इन हाई इनकम ट्रेडर्स। जेंडर के हिसाब से भी देखें तो मेल्स में ऑलमोस्ट 92% एफएनओ ट्रेडर्स लॉस मेकर्स हैं, वहीं फीमेल्स में 86.3%। अब ये सारी डेटा साइकोलॉजिकली भी सही लगती है। देखिए, लो एज ग्रुप में एक्सपीरियंस की कमी तो होती है, लेकिन जल्दी पैसे बनाने की लालच भी होती है, जिनकी वजह से वो अपनी रिस्क बढ़ा लेते हैं। वहीं मेल्स की बात करें तो उन पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटर लाइफ और सोशल प्रेशर ज़्यादा होता है, जिनकी वजह से वो अपनी रिस्क बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ ट्रेडर्स अपनी रिस्क तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को बिल्कुल नज़रअंदाज करने के कारण जल्दी ही पैनिक जैसे सिचुएशन में आ जाते हैं। और ऐसे पैनिक सिचुएशन में आते ही हम कई सारे बायसेस से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उसमें भी जब फाइनेंस की बात आती हो तो पीपल कंसिडर इट एज एन एक्ट ऑफ सर्वाइवल, और कोई भी चीज़ जो सर्वाइवल से जुड़ी हो लोग वहाँ सेफ ही खेलना चाहते हैं। और ऐसे में सेफली जाने का सबसे सिंपल तरीका यही लगता है कि क्राउड को फॉलो करो। वहाँ पे हम खुद को इस बात से मना लेते हैं कि यार सभी कर रहे हैं, सब तो गलत नहीं होंगे। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर आपके साथ गेम खेलते हैं आपके इसी क्राउड फॉलोइंग बिहेवियर को यूज करके। जैसे आपने इलेक्शंस के टाइम पे भी देखा होगा कि पॉलिटिशियंस अपनी रैली में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे वोटर के माइंडसेट को चेंज किया जा सकता है, ताकि लोगों को लगे इतनी भीड़ है, इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो नेता अच्छा ही होगा। इसी बिहेवियर को हर्ड बिहेवियर कहते हैं। इसी हर्ड बिहेवियर से स्टॉक मार्केट को भी मैनिपुलेट किया जाता रहा है। जैसे कि जब हम बोलते हैं किसी स्टॉक के बारे में कि वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब उस स्टॉक में हर्ड बिहेवियर काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है और लोग ब्लाइंडली ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं। जब हर कोई बुल मार्केट की बातें कर रहा हो और मार्केट कंटिन्यूसली हाई बना रहा हो तो इस अपॉर्चुनिटी को कोई भी मिस नहीं करना चाहता। रिटेलर्स अपना पैसा डालते रहते हैं और मार्केट अपना न्यू हाई बनाता जाता है। ऐसे में जब मार्केट हाईली ओवर वैल्यूड हो जाता है तो बड़े इंस्टीट्यूशंस अपना प्रॉफिट बुक करके निकलने लगते हैं और मार्केट भी गिरने लगती है। लेकिन रिटेलर्स मोस्टली अपनी इमोशंस की वजह से नहीं निकल पाते और प्राइस जल्दी ही रिबाउंड करेगा इस उम्मीद में होल्ड करके रखते हैं। लेकिन जब मार्केट एक क्लियरली डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जाता दिखने लगता है और प्राइस के रिबाउंड होने की उम्मीद धुंधली लगने लगती है, तब वो पैनिक में एग्जिट करने पर मजबूर हो जाते हैं। और जिस तरह रिटेलर्स ने ही स्टॉक को ओवर वैल्यूड बनाया था, पैनिक में सेल करके वो ही उस स्टॉक के प्राइस को अंडर वैल्यूड भी बनाते हैं। और इसी अंडर वैल्यूड और लो प्राइस पर बिग इंस्टीट्यूशंस या बिग प्लेयर्स फिर से अपनी पोजीशन बनाने लगते हैं। ये साइकिल चलता रहता है और मार्केट में कांस्टेंट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन करता रहता है। और यही बिहेवियर एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो क्रैश जैसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है। हिस्ट्री में देखें तो ज्यादातर मार्केट क्रैशेस भी इसी हार्ड बिहेवियर के आउटकम है। फिर चाहे 2008 का मार्केट क्रैश हो या फिर 2001 का .com बबल क्रैश हो या फिर जापान का 1989 का क्रैश हो, जिसमें जापानीज मार्केट 70% तक गिर गया था। इवन आईपीओज में भी पेटीएम और नाइका जैसे शेयर्स जिनके प्राइस में लिस्ट होने के कुछ मंथ्स में ही 70% तक का फॉल देखने को मिला था। सोचिए कितने हायर वैल्यूएशंस पे ये शेयर्स लिस्ट हुए थे, लेकिन इतने हायर वैल्यूएशंस पे भी इनके आईपीओज ओवर सब्सक्राइब थे बिकॉज ऑफ सेम हर्ड बिहेवियर। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ट्रेड करते हो तो ज्यादातर चार्ट पैटर्न्स जहां सपोर्ट रेजिस्टेंस की बातें होती है, थोड़ा सोचो तो वो हमारे इसी साइकोलॉजिकल बिहेवियर का टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया के इजी एक्सेस से ये हर्ड बिहेवियर और ज्यादा कॉमन हो गया है।
नो डाउट सोशल मीडिया किसी भी तरह के एजुकेशन के लिए आज के समय बेस्ट नॉलेज सोर्स है। कई सारे ऐसे चैनल्स भी हैं जो आपको अच्छी एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आप सोशल मीडिया एल्गोरिदम के जाल में भी फंसने लगते हो। जैसे एक बार आपने किसी भी टॉपिक पे वीडियो देख लिया तो उस टॉपिक से रिलेटेड 10 वीडियो ऑटोमेटिकली आपकी फीड में आ जाएंगे, और उतने ही इन्फ्लुएंसर्स भी। कुछ तो अच्छे होते हैं, लेकिन कई अपनी फेक लाइफ और अनरियलिस्टिक ड्रीम दिखाकर आपको इमोशनली ट्रिगर कर देते हैं। और इन सोशल मीडिया के एल्गोरिदम भी ऐसे डिजाइन होते हैं जो ऐसे इमोशनल रिस्पॉन्स वाले कंटेंट को मैक्सिमम एंगेजमेंट देते हैं। हमारे देश में लोग पॉपुलर फिगर और इन्फ्लुएंसर्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, और उन केसेस में तो और भी ज्यादा ब्लाइंडली फॉलो करते हैं जिस फील्ड में लोगों की खुद की नॉलेज कम होती है। इसी का फायदा उठाकर कोई बाय सेल की टिप्स देकर आपको भेड़ चाल में फंसाता है, तो कई इन्फ्लुएंसर्स मामूली से कोर्स के लिए हजारों लाखों तक चार्ज करते हैं। इसके साथ साथ ही कई केसेस इनसाइडर ट्रेडिंग के भी समय समय पे मार्केट में दिखते रहे हैं, जहां कुछ लोग अपने कॉन्टेक्ट और नेटवर्क के हेल्प से किसी कंपनी के कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आउट करवाकर उस इन्फॉर्मेशन के पॉजिटिविटी और निगेटिविटी के बेसिस पर उसमें बाय और सेल पोजीशन बना लेते हैं, इससे पहले कि वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक में आउट हो। अब ये जितने भी मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, रॉन्ग प्रैक्टिसेस या रिटेल ट्रेडर्स की अनअवेयरनेस है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे भी पड़ता है। जब इंडियंस लॉस करेंगे, एफआईआईज प्रॉफिट करेंगे और इंडियंस का पैसा बाहर जाएगा, तो लोगों के पॉकेट पे असर पड़ेगा ही, जिससे कंजम्पशंस कम होंगे और इकोनॉमी भी स्लो होगी। बात यहीं रुक जाए तो भी ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ट्रेडर्स के हेल्थ पे भी होता है। देखिए, आपने फिल्मों में या रियल में भी कभी कैजिनो देखा होगा, तो आपने ये नोट किया होगा कि वहाँ की लाइटनिंग, डेकोरेशन और म्यूजिक इस तरह होती है जो अंदर से एक एक्साइटमेंट क्रिएट करती है, और उस एक्साइटमेंट की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस में हम गैम्बलिंग करने को मजबूर हो जाते हैं। सिमिलरली सोशल मीडिया पे अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, इन्फ्लुएंसर्स की फेक लाइफ और मार्जिन लिवरेजेस भी एक एक्साइटमेंट क्रिएट करती है, जिस एक्साइटमेंट में हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जो फाइनली गैम्बलिंग बिहेवियर को बढ़ावा देता है। देखिए, जब भी आप चार्ट पे प्राइस को कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे ज्यादा देखते हो, तो पैसे बनाने की जो अपॉर्चुनिटी वहां दिखाई देती है वो काफी प्लेजरस फील देती है। और जब भी हम अच्छा फील करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन नाम का एक फील गुड केमिकल रिलीज होता है, जो हमारे लाइफ के छोटे बड़े सारे हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट करता है। और जितनी ज़्यादा और फास्टली डोपामिन एक टाइम पे हमारे ब्रेन में रिलीज होगी, उतनी ही ज़्यादा हैप्पीनेस उस टाइम पे हमें फील होगी। और डोपामिन के केस में सबसे अलग बात यह है कि जब भी डोपामिन के लेवल्स कम होते हैं तो हमारा ब्रेन वापस से हमें वही एक्टिविटी फिर से करने को फोर्स करता है जिसमें हाई डोपामिन रिलीज होता हो। ऐसे में जब हम अगर ऐसी हाई डोपामिन एक्टिविटी बार बार करते हैं तो हमें फिर हाई डोपामिन लेवल्स की आदत लग जाती है। फिर सारे ऐसे काम जिसमें डोपामिन कम रिलीज होता है उसमें एक्साइटमेंट बचता ही नहीं है। ट्रेडिंग के केस में भी यही होता है। ट्रेडिंग की एक्साइटमेंट या ट्रेडिंग में शुरुआती कुछ प्रॉफिट्स, दोनों ही केस में हमारे ब्रेन को जो हाई डोपामिन लेवल्स की आदत लगती है, उसके बाद हर ऐसे काम जिसमें इंस्टेंट डोपामिन रिलीज नहीं होता, जैसे स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, प्लेइंग स्पोर्ट्स, गोइंग आउटडोर्स, ऐसी चीजें अब आपको उतनी हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं करती, इनफैक्ट सैडनेस प्रोवाइड करती है। क्योंकि हम ट्रेडिंग के थ्रू कॉन्स्टेंटली हाई डोपामिन चेज कर रहे होते हैं, ऐसे में जब भी हमें लॉस होता है तो हम बिल्कुल ही इस सिचुएशन से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं। इसीलिए हम बार बार अननेसेसरी ट्रेड्स करते हैं, और ये ट्रेडिंग कब एक एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। सेबी की उसी सेम रिपोर्ट जिसको हमने पहले भी कोट किया था, उसके अकॉर्डिंग लॉस मेकर्स के ग्रॉस प्रॉफिट का 27% तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में ही चला जाता है। वही प्रॉफिट मेकर्स के केस में ये डेटा सिर्फ 22% है। इस बात से भी ये समझ में आता है कि लॉस मेकिंग ट्रेडर्स कंपैरेटिवली ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं प्रॉफिट मेकर से, और जितनी ज्यादा आप ट्रेडिंग करोगे उतना ही ब्रोकर्स को भी फायदा होगा। इसीलिए शायद आपको एक्सेसिव ट्रेडिंग करने से कोई रोकेगा भी नहीं। और ऐसी एक्सेसिव ट्रेडिंग और ट्रेडिंग एडिक्शन जैसी सिचुएशन से इंसान तभी बाहर आ पाता है जब वो फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों तरह से ब्रोक हो जाता है। और इसी सिचुएशन की वजह से फिर हमें कभी कभी ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है जो काफ़ी पेनफुल होती है। इसीलिए ये समझना इम्पोर्टेंट है कि मार्केट में गैम्बलिंग तभी तक है जब तक आप खुद गैम्बलिंग कर रहे हो, और अगर इसे बिजनेस की तरह करो तो ये प्रॉपर करियर पाथ हो सकता है। इसके लिए जब भी हम मार्केट में ट्रेड करें तो पहले खुद से कुछ सवाल जरूर कर लें। पहला, रेड फ्लैग जैसी सिचुएशन में या ऐसी सिचुएशन में जहां क्लियर सिग्नल हो एग्जिट का, इसके बावजूद क्या ट्रेड से एग्जिट करने में आपको बहुत डिफिकल्टी फील होती है? क्या आप छोटे छोटे लॉस में बहुत पैनिक और छोटे छोटे प्रॉफिट में ही बहुत एक्साइटेड हो जाते हो? क्या फ्रीक्वेंटली आपके करेंट ट्रेड के लिए जो डिसीजन आप लेते हो, क्या वो आपके मोस्ट रिसेंट लास्ट ट्रेड के आउटकम से अफेक्टेड होता है?
अगर इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर यस में है तो पहले हमें बहुत छोटे अमाउंट से ही ट्रेड करना चाहिए, लाइक 5 to 10 के, और ये तब तक ऐसा करना चाहिए जब तक ऊपर तीनों क्वेश्चंस का आंसर कॉन्फिडेंटली नो में ना आ जाए, क्योंकि ऐसा करने से फिनेंशियली भी आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा क्योंकि अमाउंट ही कम है, लेकिन इसकी वजह से साइकोलॉजिकली आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाओगे। बट इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स कॉन्फिडेंटली नो में तभी आएंगे जब हम मार्केट में रियलिस्टिक अप्रोच रखेंगे। जैसे कि हमें ये समझना होगा मार्केट कभी भी किसी को एक दिन में अमीर नहीं बनाता, इसीलिए हमें अचीवेबल गोल्स ही सेट करने चाहिए। हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं देता, इसलिए हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि लॉस भी ट्रेडिंग का ही एक पार्ट है और मोस्टली अनअवॉइडेबल पार्ट है। लेकिन आपका साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन लॉसेस पे क्या है वो डिसाइड करेगा कि आप फ्यूचर में प्रॉफिट्स करोगे या नहीं, क्योंकि पुअरली साइकोलॉजिकल ट्रेडर के हाथों में मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी भी फेल होगी ही होगी। लीजेंडरी ट्रेडर मार्क डगलस के अकॉर्डिंग मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल और यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमें एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि रूल्स इमोशनल सिचुएशन में हमें इम्पल्सिव डिसीजन लेने से रोकता है। मार्क डगलस की ही बुक ट्रेडिंग इन द जोन के अकॉर्डिंग इन 5 पॉइंट्स पे हमें हमेशा फोकस करना चाहिए। पहला, नो योर एज। डेवलप अ ट्रेडिंग प्लान, एक ऐसा ट्रेडिंग प्लान जिसमें क्लियरली हर ट्रेड के लिए एंट्री और एग्जिट डिफाइन हो, प्लान बैक टेस्टेड हो और मार्केट की हर सिचुएशन में एडेप्टेबल हो। डिफाइन रिस्क बिफोर एवरी ट्रेड, नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस के ही अकॉर्डिंग खुद के फाइनेंशियल कंडीशन को एनालाइज करके जो भी पोटेंशियल लॉस हो सकता है उसको इमोशनली पहले ही एक्सेप्ट कर लो कि यार हाँ इतना तो मैं सह सकता हूँ, और उसी हिसाब से अपनी कैपिटल साइजिंग करो। अनदर ग्रेट ट्रेडर पॉल ट्यूडर जोन्स कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट इज टू प्ले डिफेंस नॉट ऑफेंस। मतलब पहले हमारा फोकस प्रॉफिट करने पे नहीं बल्कि लॉस मिनिमाइज करने पे होना चाहिए। तीसरा, स्टिक टू रूल्स। जो स्ट्रैटेजी हमने डिफाइन की उसे बिना किसी हेजिटेशन के फॉलो करो। नो डाउट हर ट्रेड से हम कुछ सीख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को और बेटर बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ मोस्ट रिसेंट ट्रेड के आउटकम से इन्फ्लुएंस होकर बार बार अपनी स्ट्रैटेजी बदलने से हम हमेशा प्रॉफिट से दूर ही रहेंगे। फोर्थ, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम हर लॉस पे मार्केट को ब्लेम करते हैं तो फिर आगे सीखने की और बेटर होने की गुंजाइश खत्म हो जाती है, क्योंकि ऐसे में हम मार्केट को गैम्बलिंग के नजर से देखते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। दुनिया में कोई भी ऐसी प्रोफेशन नहीं है जहां हर कोई सक्सेसफुल हो। IIT UPSC जैसे एग्जाम्स में तो 1% से भी कम लोग सेलेक्ट होते हैं, लेकिन ये सब गैम्बलिंग नहीं है। और जिस तरह ये गैम्बलिंग नहीं है उसी तरह स्टॉक मार्केट भी गैम्बलिंग नहीं है। बस लॉस को एक्सेप्ट करके कंटिन्यूस लर्निंग के थ्रू अपने प्लान्स को बेटर करते रहो और उस पर टिके रहो। फिफ्थ, थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। देखिए, मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल और मार्केट में कुछ भी हो सकता है। कभी तो मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है और कभी तो बिल्कुल नहीं। ग्लोबल इवेंट्स, वॉर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इलेक्शंस, हर चीजों पे मार्केट रिएक्ट करता है और कितना करता है ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि अगर आज प्रॉफिट है तो कल लॉस भी हो सकता है और आज की प्रॉफिट से कल होने वाले लॉस का कोई लेना देना नहीं है, उस वक्त मार्केट की कंडीशन हो सकता है अलग हो। ऐसा सोचने से हम होने वाले लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग लॉस इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका करेंट ट्रेडिंग डिसीजन पिछले ट्रेड की प्रॉफिट से इन्फ्लुएंस होता है। अगर इस चीज को हम बाहर कर लें तो रूल्स को फॉलो करना और आसान हो जाता है, और ऐसा तभी हो सकता है जब हम ये समझें कि मार्केट में कुछ भी होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। जैसे हम कार ड्राइव करना सीखते हैं, लेकिन सीखने के बावजूद भी हमें काफी सावधानी से कार ड्राइव करना पड़ता है, क्योंकि एक्सीडेंट का खतरा तो हमेशा ही बना रहता है। लेकिन बिना सीखे ही ड्राइव करेंगे तब तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होगा ही। बस स्टॉक मार्केट भी ऐसी ही एक कार है जहां ट्रेडर्स की पेशेंस उसकी क्लच है, रिस्क मैनेजमेंट उसकी ब्रेक्स है और हर मार्केट कंडीशन में खुद को डिसिप्लिन बनाए रखना उसकी गियर है। एक बहुत पॉपुलर फ्रेज है जो आपने कभी न कभी सुना होगा, इफ यू डोंट वर्क हार्ड टू बिल्ड योर ड्रीम, समवन विल हायर यू टू बिल्ड देयर ड्रीम। अब एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर पे ये बातें सीधी साफ बैठती हैं। अगर आप मार्केट में हार्ड वर्क, स्मार्ट स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन्ड अप्रोच और पेशेंस के साथ काम नहीं करोगे तो कोई और जो इन क्वालिटीज को फॉलो कर रहा है बड़ी आसानी से आपके पैसे से अपनी वेल्थ बढ़ा लेगा। इसीलिए लीजेंडरी वॉरेन बफे ने भी कहा है, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट।